तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट और एक नोट एप्लीकेशन बना रहे हैं उससे। अभी तक हमने नोट्स एप्लीकेशन काफ़ी कुछ कंप्लीट कर ली है, पर अगर आप इसमें कभी भी कुछ नोट्स पुट करते हो और एंटर करते हो तो सिंपल टेक्स्ट इनपुट होने की वजह से एक सिंपल सा नोट जा पाता है। हम चाहेंगे कि मल्टी लाइन नोट भी इसमें जा पाए। ऐसी चीज़ करने के लिए टेक्स्ट इनपुट तो सही नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं टेक्स्ट एरिया यूज़ करना होगा। तो मैं ये जो ऐड फॉर्म है, जहाँ ऐड नोट का फॉर्म है, उसमें इनपुट को हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ और टेक्स्ट एरिया पुट करता हूँ। कॉल्स, रो ये सब नहीं चाहिएंगे, हम डिफ़ॉल्ट चीज़ों के साथ चलते हैं। और फिर ऑन चेंज और वैल्यू में एग्जैक्टली वही कॉपी कर लेता हूँ जो इनपुट पे है। तो यहाँ पे एक फ़र्क ये होगा कि इसकी टाइपस्क्रिप्ट में आपको टेक्स्ट एरिया यहाँ पे जेनेरिक में पुट करना पड़ेगा, तो वो मैंने जेनेरिक टाइप में पुट कर दिया। थोड़ा सा लेआउट बिगड़ गया है, CSS सब इनपुट्स की अलग अलग टाइप की होती है, तो यहाँ इनपुट की जगह मैं टेक्स्ट एरिया पुट कर देता हूँ, तो उससे भी ये सही नहीं हो रहा है। तो लाइन हाइट इस पे काम नहीं कर रही, मैं हटा रहा हूँ और अभी भी ये सही से नहीं चला। तो वर्टिकल लाइन एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं ट्राई करता हूँ और इसको बॉटम कर देता हूँ, तो ये काफ़ी कुछ अब ठीक दिख रहा है और ये डार्क मोड, लाइट मोड सब में सही दिख रहा है। अब मैं मल्टीपल लाइन का इसमें नोट बना सकता हूँ। तो ये ऐड किया, लेकिन यहाँ पे वापस सिंगल लाइन का हो रहा है। तो इसका रीज़न है कि HTML में बाय डिफ़ॉल्ट जो आप न्यू लाइन करते हो प्रिजर्व नहीं होती है। वैसे तो कैरेक्टर्स में होती है, बट जब HTML में आप पुट करते हो तो वो उसको वैसे नहीं रखता। तो उसके लिए आपको CSS प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्लास नेम में एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट क्लास यूज़ कर लेते हैं। तो टेक्स्ट क्लास मैं डिफाइन कर देता हूँ और इसमें मैं वाइट स्पेस को प्री रैप प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो ये इससे आप देख रहे हो, ये जो लाइन में जैसे जैसे हमने दिए थे वो सारे न्यू लाइन के सारी चीज़ें वाइट स्पेस प्रिजर्व है। तो अब थोड़ा सा ये ओवरलैप कर रहा है, इसको ठीक करना होगा CSS से। तो मैं CSS में एक स्पेशल चीज़ कर रहा हूँ और इसके लिए आप नेट पे भी इसका सोल्यूशन सर्च करते हो कि अप्लाइंग एन एलिप्सिस, मतलब वो डॉट 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 लगा के अपने आप लाइन को कट कर दे। तो मेरे को बहुत अच्छा सॉल्यूशन यहाँ मिला स्टैक ओवरफ्लो पे। तो उसमें एक लाइन क्लैम्प प्रॉपर्टी है, बहुत नोन नहीं है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कोड मैं वहाँ से कॉपी करके मैंने पुट किया है। तो अब आप देख रहे हो कैसे 2 लाइन के बाद अपने आप वो कट कर रहा है और डॉट 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 पुट कर रहा है। तो डॉट 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 से हाइड तो हो गया है आपका मैसेज, लेकिन बाकी मैसेज कहाँ होगा, उसके लिए हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैं एक बहुत लंबा सा नोट डालता हूँ, तो आप देख लो इसको ये क्लैम्प कर रहा है, थोड़ा सा कट करके और डॉट 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 ऐसा कर रहा है। और अब हम चाहेंगे कि एक कंपोनेंट बने जिसपे मैं इसकी पूरी डिटेल पे जा सकूं। तो अभी तक ऐसा कोई कंपोनेंट है नहीं। तो हाइट मैं 3 कर रहा हूँ क्योंकि ये एडिट वाले बटन थोड़े से नीचे इससे प्रॉपरली हो जाएंगे, वरना ओवरलैप हो सकता है। तो अब ये काफ़ी ठीक दिखाई दे रहा है। इस तरह से अब हम लंबे नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि मेन पर्पस है इस एप्लीकेशन का। एक पेज बना लेते हैं जो इस नोट की डिटेल दिखाएगा। पेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक डिफरेंट पेज है, जैसे पहले हमने होम पेज बनाया था। और इस पेज का नाम मैं दे देता हूँ डिटेल्ड नोट। और डिटेल नोट पेज में काफ़ी कुछ वैसा ही होगा। तो मैं एक बार के लिए होम को ही कॉपी कर रहा हूँ जस्ट फॉर टेम्पलेट लेआउट के लिए। बाद में हम इसमें से चीज़ें हटा देंगे। तो होम में से क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो एग्जैक्टली आप नाम तो चेंज कर लीजिए सबका। तो मैं डिटेल्ड नोट नाम से इस कंपोनेंट को बोलूँगा। तो डिटेल्ड नोट ये तो मैंने कर दिया। फाइल का नाम भी आप चेंज कर लें, तो डिटेल्ड नोट। CSS का नाम भी चेंज कर लें, तो डिटेल्ड नोट CSS। यहाँ पे भी ऊपर मैं इसको डिटेल्ड CSS नाम से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आई थिंक सारे फाइल नेम वगैरह हमने चेंज कर लिए हैं। यहाँ पे क्लास नेम में भी होम यूज़ किया हुआ है, जो हमने टॉप लेवल पे लगाई थी। उसकी जगह आप ये डिटेल्ड नोट नाम से ही एक क्लास लगा सकते हैं। ये क्लास अगर बनी हुई नहीं है तो अंदर सारे होम को आप रिप्लेस कर दें। H2 तो चाहिएगा नहीं, तो उसको मैं हटा देता हूँ। डार्क मोड, लाइट मोड चाहिएगा, तो वैसा का वैसा थीम मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो ये पूरा पेज हो गया। इसमें भी डार्क मोड है, लाइट मोड है, बेसिक स्टाइल मार्जिन वैसी सी है। तो H2 हटा देता हूँ, एड नोट हटा देता हूँ और मैप हटा देता हूँ। तो यहाँ पे नोट तो यूज़ लेंगे हम, डिटेल्ड नोट हम नोट से ही बनाने वाले हैं, हम नया कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, नोट को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, नोट आएगा कहाँ से। तो अब मैं मैप हटा के एक सिंगल नोट पुट करना चाह रहा हूँ, तो ये नोट कहीं से आना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हमने देखा था स्टेट में नोट्स हमारे हैं ही थ्रू कॉन्टेक्स्ट API जो हमने यहाँ इम्पोर्ट कर रखा है। तो उसका 0th एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो 0th इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, वो हम शो करा देंगे। तो ये सब सेट है। अब आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो होम के नीचे जहाँ होम लिखा हुआ है मैंने, वहाँ पे मैं डिटेल्ड नोट पुट कर देता हूँ। तो ये कंपोनेंट हम यहाँ पे ट्राई आउट करके देख रहे हैं इसी पेज में अभी। तो यहाँ नीचे आप देख रहे हो ये
तो दिख तो ये डिटेल्ड कुछ अलग नहीं रहा है, जैसे ऊपर वाला नोट है वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये कंपोनेंट चल रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि इसमें पूरी डिटेल दिख सके, जो क्रॉप हो रहा है ये पार्ट क्रॉप ना हो। तो उसके लिए नोट जो कंपोनेंट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसमें इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये जो टेक्स्ट क्लास हमने अभी लगाई थी ये ऑप्शनल हो, क्योंकि इसमें वो है ना क्लैंप वाला पार्ट। तो ये इस तरह से हो कि अगर ये डिटेल्ड है तो एक डिटेल्ड प्रॉप मैं बना लेता हूँ। तो डिटेल्ड प्रॉप होगी तो मैं इसको इस डिटेल्ड बोलता हूँ, एक बुलियन टाइप का होगा, ये बताएगा कि ये डिटेल्ड वाला है या नॉन डिटेल्ड वाला नोट है। तो इस डिटेल्ड ऑप्शनल प्रॉपर्टी रख लो, इसको नहीं दिया हुआ है तो मतलब नहीं है। तो इस डिटेल्ड, तो प्रॉप्स डॉट इस डिटेल्ड, इस तरह से इसकी कोई वैल्यू आएगी, और उस पर हम कंडीशनल ऑपरेटर लगा के कह देंगे कि या तो इस पर कुछ नहीं लगेगा या फिर इस पर टेक्स्ट क्लास लग जाएगी। तो इस तरह से अगर ये फॉल्स हुआ, मतलब ये डिटेल्ड नहीं है, तो ही इस पे टेक्स्ट क्लास लगाओ, क्लैंप करो, वरना क्लैंप करने की जरूरत नहीं है। और इस डिटेल्ड को आप पास कर दीजिए जहां भी नोट यूज हो रहा है। तो ये तो मैं डिटेल्ड नोट वाला कर रहा हूं, तो वहां पे मैंने इसको ट्रू सेट किया है। तो अब देखो इसमें पूरा कंटेंट आने लगा। थोड़ी सी गड़बड़ अभी हाइट की है, लेकिन एटलीस्ट हमने थोड़ा सा वेरी कर दिया है इसको। तो इस डिटेल्ड मैंने ट्रू यहाँ पे पुट किया। अब हाइट को भी कंट्रोल करते हैं। तो हाइट अभी तक डायरेक्टली यहाँ पे हम कार्ड में दे रहे थे, तो अब थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और हम कार्ड में ना देके नोट से ही उसको पास करने का ट्राई करेंगे। तो मैं हाइट को एक लेवल अप ले जाने की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे रीलोड करके मैं देख रहा हूँ हाइट, क्योंकि मैंने अभी कट कर लिया। ये कह रहा है रीडिंग ऑफ आईडी, ओके। तो अभी इसको नोट नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब आप एपीआई लोड करते हो तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक ये स्टेट डॉट नोट्स गायब रहता है। तो आपको यहाँ कंडीशन पुट करनी पड़ेगी नोट पे कि जब तक स्टेट डॉट नोट्स है या फिर जिसमें से आप ये नोट निकाल रहे हो वो है, तभी ये दिखे। तो इससे ये एरर नहीं आएगी और बाद में ये रेंडर होगा। तो अभी तो सारे नोट्स बड़े हो गए अगर मैंने हाइट हटा दिया है। तो हाइट हटाने से अब नोट की लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड की जो लेंथ है वो हो गई है। तो कुछ डिफ़ॉल्ट भी हमने दिया हुआ होगा कार्ड में, तो वैसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हाइट तो हो पर वो हम नोट से पास कर सकें। नोट्स प्रॉप्स ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से हम हाइट और ये सब चीज़ें भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं हाइट नाम से भी एक प्रॉप्स डिक्लेयर कर देता हूँ और इसको भी ऑप्शनल रखते हैं, और ये स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ, चाहे तो नंबर भी दें, बट अभी मैं इसको स्ट्रिंग ले रहा हूँ। और यहाँ पे हम कह देंगे कि अब जो हाइट होगी वो प्रॉप्स से कंट्रोल होगी। तो कार्ड में तो ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है ही, हाइट नाम की प्रॉपर्टी हम कार्ड में बना चुके हैं। तो अभी मैं कांस्टेंट में ऑप्शनल प्रॉप डाल रहा हूँ। ऑप्शनल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा कि हाइट होगी और कई बार नहीं होगी। तो अब आप एक प्रॉप में क्या नल दोगे या उससे और एरर क्रिएट हो सकते हैं। तो एक तरीका है ऑप्शनल प्रॉप्स देने का। तो हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट हाइट, अगर है ये कंडीशनल ऑपरेटर हम पुट कर रहे हैं, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाइए कि हाइट इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट हाइट। तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर नहीं है तो खाली ऑब्जेक्ट बनाइए। तो अब इस ऑप्शनल प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हो इस तरह से। तो ये एक तरीका है जिससे आप प्रॉप्स भी पास कर सकते हो यूजिंग स्प्रेड। नेक्स्ट, इस हाइट को हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे कार्ड है, तो कार्ड में यहाँ पे 5 फ्रेम है, ये हटा देता हूँ। अब देखिए सारे कार्ड छोटे हो गए हैं, काफ़ी छोटे हो गए हैं जितना उनका कंटेंट है। पर ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ नोट है, शॉर्ट नोट है, उनकी तो एक सेम सी हाइट रहे और डिटेल नोट की फुल हाइट हो जाए जितनी भी कंटेंट की है। तो मैं यहाँ हाइट पास कर रहा हूँ। ध्यान रखिए ये कहाँ मैं पास कर रहा हूँ, होम में। तो होम में हमारा छोटे वाला नोट आएगा। तो होम में मैं इसकी वैल्यू स्ट्रिंग की तरह पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गड़बड़ ये है, इक्वल टू लगाना है हमको। तो 3 मैंने पास की, तो अब वापस ये स्टैंडर्ड सब उसी एक सी हाइट के हो गए। और नीचे वाला अलग हाइट का है। नीचे वाला इसलिए है क्योंकि उसमें हाइट है ही नहीं, तो वो डिफ़ॉल्ट जितनी भी लेंथ है उस तक स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं हाइट को भी थ्रू प्रॉप्स। अब इस कंपोनेंट को रिएक्ट राउटर में पुट करते हैं, जो इसका मेन टॉपिक है हमारे वीडियो का। तो रिएक्ट राउटर पे आप जाओगे तो कई सारी साइट्स हैं। यहाँ पे आपका V5 का डॉक्यूमेंटेशन खुला है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे। इस पे हमारा क्रैश कोर्स भी आप देख सकते हो, तो वो तो काफ़ी क्लियर है। हम यहाँ पे लेटेस्ट रिएक्ट राउटर यूज़ करेंगे जो कि है V6, जिसमें काफ़ी चेंज हुए हैं, हुक्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इनका एक गेटिंग स्टार्टेड सिंपल सा कोड दिया हुआ है, उसको ही आप इंस्पिरेशन के तरह यूज़ कीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप रिएक्ट राउटर का क्रैश कोर्स देख चुके हो तो वैसा ही फंडा है, कुछ खास चेंज है नहीं।
तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ये पहली चीज़ आपको करनी है। फिर ये कुछ इंपोर्ट्स होंगे जिसमें ब्राउज़र राउटर, राउट और लिंक, ये सब चीज़ें होंगी। और यहाँ पे कुछ राउट्स आप डिफाइन करोगे और लास्ट में कहाँ पे राउटिंग लगानी है वो लिखोगे। तो हम ऐप TSX में जाते हैं सबसे ऊपर वाले लेवल पे, और जहाँ हमने होम और डिटेल नोट लिखा है यहीं पे तो हमको राउटिंग सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख के छोड़ देता हूँ जिसमें लिखा है कि हाँ यहाँ पे हम राउटर पुट कर देंगे ताकि हमें याद रहे। तो अभी इंपोर्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो इंपोर्ट्स तो ये सारे आ जाएंगे, हमने इंस्टॉल किया है। उसके बाद राउटर भी हम बना रहे हैं। अब यहाँ पाथ हमको सेट करने होंगे और एलिमेंट भी हमको सेट करने होंगे। तो पाथ स्लैश पे हम क्या चाहते हैं, होम पेज। तो होम पेज हमारा बहुत सिंपल है, एक होम कंपोनेंट ही तो हम दिखाते हैं। दूसरा पाथ क्या है, स्लैश सम आईडी। ये आईडी हम रख रहे हैं पैरामीटर फॉर्म में, और इसमें हम कुछ वेरिएबल रखेंगे उस नोट की आईडी। तो ये पैरामीटराइज्ड राउटिंग है, ये भी हमने काफ़ी अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया है, बट आप समझ लीजिए कि आईडी एक वेरिएबल है जो हर नोट के आईडी जैसा हो जाएगा। 2 ही राउट यहाँ पे हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि जहाँ हमने लिखा था हियर वी वांट राउटर, यहाँ से परमानेंट जो कंपोनेंट लिखे हुए थे वो हटा देता हूँ और वो राउट वाला पार्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, मैंने वहाँ पे वो पेस्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो केवल होम हमको दिखाई दे रहा है, और डिटेल्ड कंपोनेंट तब दिखेगा जब आप किसी की आईडी पिक करोगे। तो मैं इनकी आईडी ढूंढने की कोशिश करता हूँ किसी भी एक की। तो जैसे मैंने ये आईडी पिक की, तो ये आईडी है इस पर्टिकुलर नोट की, और यहाँ पे स्लैश मैं पुट कर देता हूँ। तो इससे ये नोट आ गया। तो अभी कैसे आ गया, बिना राउटिंग सेट किए, हमने कुछ सेट भी नहीं किया। तो इसमें ये बात है कि एक्चुअली में राउटिंग हुई नहीं है, नहीं उसने आईडी पिक किया है। तो हमने वहाँ पे कोड में, आपको याद हो तो नोट्स 0 लिखा हुआ था, तो हमेशा नोट्स 0 ही दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर राउटिंग ने अपने आप पिक नहीं कर लिया आईडी से। तो अभी हम वो सेट करेंगे, बट जस्ट हमारा राउटिंग पेजेस चल गया है। तो यहाँ पे रिड्यूसर में वापस से आप देखना चाहो तो एक आईडी और किसी की पिक करो। तो मैं सेकंड नोट की आईडी पिक कर रहा हूँ, लाइन 1 वगैरह की, और यहाँ पुट कीजिए तो भी आपको फर्स्ट नोट का ही डिटेल दिख रहा है। तो मैं बता रहा हूँ राउटिंग तो हो रही है, लेकिन गलत नोट आ रहा है क्योंकि वो एक स्टैटिक नोट है डिटेल में। यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये पिक करना चाहिए कि कौन सा नोट है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, इसमें एक हुक काम आएगा यूज़ पैरम्स। तो यूज़ पैरम्स आपको क्या बताएगा, यूज़ पैरम्स आपको वो कॉलन आईडी की वैल्यू बता देगा जो आप आगे पुट कर रहे हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट में आप रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखोगे, और यहाँ पे भी आप आईडी ही लिखोगे। तो आईडी आपने लिखी और यूज़ पैरम्स ऐसे, इसमें आईडी वैल्यू आ जाएगी। अब फाइंड करना होगा आपको नोट्स में कि कौन सा नोट है जिसकी आईडी से मैच हो रही है। तो मैं n.id आइटरेटर लेता हूँ और इक्वल टू आईडी कर देता हूँ। अब ये देखो सही आ गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आईडी नाम इसलिए क्योंकि वहाँ कॉलन आईडी था, वरना जो भी आप नाम रखोगे वही हो जाएगा यूज़ पैरम्स में उसका नाम। तो अब हमारा परफेक्ट राउटिंग चल रहा है, डिटेल्ड कंपोनेंट भी चल रहा है। आप इसको थोड़ा सा, हमको शायद CSS वगैरह बाद में सेट करनी पड़ेगी। अभी इसमें एक प्रॉब्लम वो आ गई है कि यहाँ लाइन 1 लाइन 2 में भी फॉर्मेटिंग नहीं रही। आपको याद होगा कि इसमें हम ये लाइनें अलग अलग लेवल पे थी, तो वो चीज़ भी तो अचीव करनी है। उसका रीज़न है कि हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी पूरी तरह से ही हटा दी थी इसमें, कि डिटेल्ड वाले में तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लास हटा ही दो, जबकि उसमें ये प्री रैप वाला कोड भी है जो कि हमको चाहिए इस केस में। तो प्री रैप वाला तो हमको दोनों केस में चाहिएगा। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ टेक्स्ट, ये हर केस में होगी, और इसका नाम रख देता हूँ टेक्स्ट हाइड। तो ये जिस केस में हमको टेक्स्ट को हाइड करना है, केवल ये प्रॉपर्टी। तो 2 में मैंने डिवाइड कर लिया, फॉर्मेटिंग का, हाइडिंग का कोड और फॉर्मेटिंग का कोड। तो अब यहाँ कंडीशन आप चेंज कर लो, टेक्स्ट तो दोनों केस में ही होगा इस डिटेल्ड में। जो फॉल्स वाला केस है यहाँ पे टेक्स्ट हाइड भी होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट हाइड केवल इस फॉल्स वाले में होगा अगर डिटेल्ड नहीं है तो, और टेक्स्ट तो दोनों में होगा। तो इस तरह से ये कंडीशन सेट है, ये प्रॉपर चल गया। डार्क मोड वगैरह भी चल रहा है। पीछे जाने का भी बटन नहीं है, हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लग नहीं रहा कि होम पेज पे कैसे जाएं। तो मैं अभी तो बैक दबा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। कोई भी और नोट्स पे क्लिक कीजिए। तो अभी क्लिक करने का कुछ फैसिलिटी नहीं है, मैं तो ऊपर आईडी पिक कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ चाहिए कि लिंक की तरह काम हो। तो राउटिंग में ऑलरेडी ऐसा एक कंपोनेंट है जिसको हम लिंक ही कहते हैं, हमारे प्रीवियस क्रैश कोर्स में भी डिफाइंड है। तो ये लिंक का डॉक्यूमेंटेशन देखिए, इसको आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो। और ये इसमें लिंक में, जैसे A में href होता है, इसमें लिंक में to होता है। तो यहाँ हम कहीं लिंक यूज़ करेंगे तो मैं कार्ड, जो कार्ड है जिस पे आप क्लिक करते हो उसके ऊपर ही लिंक लिख देता हूँ। तो मैंने लिंक में लिखा
और ये div टेक्स्ट के ऊपर है, तो बेसिकली आपके टेक्स्ट पे कहीं भी क्लिक करोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो 2 में आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है props.id पे। ये क्यों लिखा मैंने? ये पाथ है उसका। आपका पाथ बहुत सिंपल ही तो है, स्लैश, तो स्लैश तो वो खुद ही लगा लेगा। तो इस पर किसी पे भी क्लिक कीजिए। वैसे ये थोड़ा सा इस पर अब लिंक जैसा सा फील आ गया, ये फॉर्मेटिंग मैं चेंज करूँगा, पर क्लिक करो तो देखो कैसे अपने आप वो सही नोट पे जा रहा है। तो काम तो बन रहा है हमारा। इसमें एक ध्यान रखिएगा, ये जो 2 में मैंने props.id दी है, ये आपको केवल ID दे रहा है और वो अपने आप पाथ पे पेंड हो रहा है। ये सही तरीका नहीं है, वैसे आपको एक स्लैश भी लगाना चाहिए, इससे कुछ एरर क्रिएट हो सकते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि ये थोड़ी स्टाइलिंग मेरे को पसंद नहीं आ रही, और इसका कारण है कि लिंक बाय डिफ़ॉल्ट ahref वाली स्टाइल ले लेता है। तो यहाँ पे हम स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स की, और टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं नन कर देता हूँ, जिससे अंडरलाइन वगैरह तो चले जाने चाहिए। आई थिंक सेमीकोलन नहीं आएगा। तो ये देखिए अंडरलाइन तो चला गया, बट ये जो ब्लू कलर है, ये सारी प्रॉपर्टियाँ ये अभी भी दिखाई देंगी। तो मैनुअली मेरे को सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अजीब चीज़ लगी मेरे को कि लिंक में मैं ईजिली हटा नहीं पा रहा हूँ इन चीज़ों को। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक इनको नहीं देना चाहिए कि लिंक पे ये सारी चीज़ें हों, बट तो कलर में मैं यहाँ पे कंडीशनली पुट करता हूँ कि अगर थीम डार्क हो तो मैं वाइट दूंगा और अदरवाइज मैं ब्लैक दूंगा। फॉन्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कलर प्रॉपर्टी है। तो अभी जैसे ये आ गई और इसमें वाइट आ गई, तो ये मेरे को वापस से क्यों सेट करना पड़ा? क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने ब्लू सेट कर दिया है, वो ओवरराइट कर रहा है हमारे डार्क मोड और उन सब थीम को। तो अब मेरे को काफ़ी प्रॉपर लग रहा है हमारा नोट्स वाला ये जो पार्ट है, और सारी फंक्शनलिटी भी हमारी चल रही है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो डार्क मोड ये सब है, ये अपने आप चल सकता है क्या? अपने आप मतलब किसी तरह से हम अपने थीम के हिसाब से डार्क मोड, लाइट मोड ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं क्या? तो जैसे मैं इसको डार्क सेट करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं डार्क ही पुट कर देता हूँ, मेरे को डार्क ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। पर यहाँ पे डार्क पुट करने से डार्क हुआ नहीं, क्योंकि एक और जगह पे वैल्यू इफेक्ट करती है। सीधे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में डार्क दे रहे हो तो उससे डार्क हमेशा नहीं सेट होगा, क्योंकि आपने एक प्रोवाइडर भी पुट किया हुआ है। तो प्रोवाइडर में वैल्यू यहाँ स्टेट से जाती है, तो यहाँ भी आपको डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। तो अब ये डार्क हो गया, लेकिन स्विच का फंडा थोड़ा गलत हो गया। वो क्यों हुआ गलत? क्योंकि स्विच अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो हमने उसको लाइट मोड के हिसाब से डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा था, तो उसके कोड में गड़बड़ हो गई और वो ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो चेक्ड वगैरह का केस था, ये शुरू में फॉल्स नहीं ट्रू होना चाहिए, क्योंकि डार्क मोड तो हमने ट्रू पे सेट किया था, तो इसलिए ये सारी गड़बड़ हो गई है। तो ये कोड इवन दो अलग है, एक थीम सेट करने का है, एक चेक्ड को सेट करने का है, पर ये डिपेंडेंट भी है एक दूसरे पे। तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं पहले स्विच को, ताकि मैं कभी भी डिफ़ॉल्ट मोड चेंज करना चाहूँ तो ऐसा गड़बड़ ना हो। तो लेट्स से तो चेक वाला कोड तो आई थिंक हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हो तो वही रहा है। डार्क पे जाने पे वो डार्क हो रहा है, लाइट पे जाने पे वो लाइट हो रहा है। अगर पहले से डार्क है तो उधर जाने पे कुछ ही नहीं हो रहा, ऐसा कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कोड को मैं यूज़ इफ़ेक्ट पे भी यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको कट करके बाहर पुट कर देता हूँ। यूज़ इफ़ेक्ट पे क्यों? ताकि जैसे शुरू में जो थीम है, शुरू में जो हम वैल्यू लेते हैं वही वैल्यू इस पर काम करे। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, समथिंग लाइक चेक फॉर थीम। अगर वो ट्रू फॉल्स वैल्यू होगी स्विच की, उसके हिसाब से उसी वक्त थीम को चेंज कर देगा। ये शुरू की बात हो रही है जब पहली बार कंपोनेंट हम लोड करेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं चेक पुट कर देता हूँ, चेक की वैल्यू बाहर से ही आएगी, और ये बुलियन टाइप का है, टाइपस्क्रिप्ट में देना पड़ेगा। तो पहले इसको डिफाइन करना है, फिर यूज़ करना है। तो एक तो यहाँ यूज़ कर ही रहे थे, तो वापस से मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो ये तो चेंज हैंडलर वाला काम हो गया कि रिएक्ट स्विच से कंट्रोल करना हुआ। पर रिएक्ट स्विच से कंट्रोल ना करके अगर मैंने कोड में चेंज कर दिया हो ट्रू फॉल्स, जैसे अभी मैंने किया था, तो उस केस में भी हम इसी फंक्शन को सेट थीम को कॉल करना चाहेंगे। तो वो केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि चेक फॉर थीम, और इसमें हम चेक की वैल्यू कहाँ से लाएं? तो चेक की वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये है जो उस वक्त चेक्ड की वैल्यू है, क्योंकि ऑलरेडी हम रिएक्ट स्विच पे डिपेंड करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। तो ये लाइट मोड आ रहा है, फिर ये डार्क आ रहा है। रीलोड करके देखते हैं, पर ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अभी हम डार्क, ऊपर डार्क लिखा हुआ है और वो यहाँ फॉल्स से इसको पिक कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ को भी हम यहाँ पे एक्चुअली ट्रू होना चाहिए, क्योंकि डार्क के साथ ट्रू काम करेगा। थोड़ा सा अभी भी ये
इशू है कि डार्क और ट्रू साथ में होने चाहिए और लाइट और फॉल्स साथ में होने चाहिए उस स्टेट हुक में। तो इस चीज़ को भी आप इतना डिपेंडेंट मत रखें। और ऐसा मैं एक कोड लिख देता हूँ कि अगर वो डार्क हो जाएगा तो ये अपने आप ट्रू हो जाएगा और लाइट हो जाएगा तो ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आप एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू डार्क, ठीक है। तो ये तो मैं अलग कर लिया है वेरिएबल को, तो यहाँ वेरिएबल पास कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट थीम हो गई। और डिफ़ॉल्ट थीम हम यहाँ पे कंडीशन पुट कर देते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट थीम डार्क है, ठीक है, तो ये ट्रू हो, तो वो बेसिकली इक्वल में ही पास हो जाएगा, तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। तो आपको पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये परफेक्ट चल रहा है। अब आप कुछ भी ऊपर लाइट चेंज कर लो, डार्क चेंज कर लो, उसके हिसाब से अपने आप वेरिएबल काम करेंगे। नेक्स्ट मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि कैसे अपने आप डार्क मोड डिटेक्ट करें। तो मैंने ये एक स्टैक ओवरफ्लो से कोड लिया है और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हम डार्क मोड को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कैसे अपने आप डार्क मोड डिटेक्ट करें। तो ये डिफ़ॉल्ट थीम को मैं लेट कर लेता हूँ ताकि हम इसको चेंज कर सकें। तो यहाँ पे अगर ये डिफ़ॉल्ट थीम को चूज़ करता है तो ये डार्क कर देगा, और इसको अगर मैक पे वो थीम नहीं मिली तो ये इसको लाइट थीम मान लेगा। तो इस तरह से हम कंडीशन पुट कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो कोड है वो ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, एक प्रिफर कलर है, आजकल CSS प्रॉपर्टी है, उसी को ही हमने जावास्क्रिप्ट से उठाया है। स्टैक ओवरफ्लो पे कोड इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये जैसे मैंने अब चेंज की अपने मैक की थीम, लेकिन अपने आप चेंज नहीं हुआ, रीलोड करने के बाद हुआ, क्योंकि अपने आप रिएक्ट रीरेंडर नहीं करता जब मैं मैक को चेंज करूँगा। पर आप देख सकते हो कि रीलोड पे अगर आपको अपने आप करना है तो नीचे ये वॉच फॉर चेंजेस वाला कोड भी आप अपने रिएक्ट में ऐड कर दो। तो इसमें क्या होगा कि ये कोड चल जाएगा जब भी आपके मैक की डार्क थीम या ये प्रिफर कलर स्कीम चेंज होती है। तो इतना मैं नहीं करना चाह रहा, पर मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप सिस्टम के मोड के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को लोड करना चाह रहे हो तो वो भी बहुत ईजिली पॉसिबल है यूजिंग कलर प्रिफर स्कीम CSS प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चीज़ है इसकी CSS थोड़ी ठीक करते हैं। डिटेल नोट में नीचे ऐसे खाली वाइट सा दिखाई दे रहा है स्पेस, उसका रीज़न है कि हमारी हाइट लिमिटेड है पूरे पेज की ही। तो पूरा पेज ही एक लिमिटेड हाइट तक है, तो उसकी हाइट पूरी कैसे करें। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि इसकी जो पेज की हाइट है वो 100 VH है, वर्टिकल हाइट मतलब फुल पेज हाइट। ये भी एक CSS प्रॉपर्टी है। तो अब ये फुल पेज हाइट तक तो डार्क दिखाई देगा। तो क्या ये परफेक्ट सॉल्यूशन है? अभी देखते हैं इसको। हम डिटेल नोट के साथ साथ में इसको अगर नोट पे भी अप्लाई करके देखें, जैसे मैं यहाँ डिलीट करता हूँ तो यहाँ भी ये इशू आने लग गया। तो इसको मैं यहाँ भी होम पे भी पुट कर देता हूँ तो यहाँ भी ये चला गया। लेकिन अगर नए नोट्स ऐड करेंगे तो क्या ये इशू ख़त्म हो जाएगा? तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो मैं मैक्स विड्थ को भी थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैं बीच में अलाइन करना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा। नोट्स इतने बड़े, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे बहुत अजीब लगेगी एप्लीकेशन। तो मैं दोनों तरफ से मैंने मार्जिन भी दे दिया, मार्जिन ऑटो कर दिया, और एक इसकी मैक्स विड्थ मैंने लिमिट कर दिया एप्लीकेशन की। बट साइड में अब वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है कि वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है। और ये प्रॉब्लम रिलेटेड है, हमने बहुत शुरू में इसको सॉल्व किया था कि हम ऐप लेवल पे वाइट स्पेस नहीं दे पा रहे थे। तो मैं एक बार के लिए डिटेल्ड नोट में भी ये मार्जिन दे देता हूँ ताकि दोनों एक जैसे दिखें। तो इस पर भी गए तो आ गए, लेकिन साइड में वाइट बहुत अजीब लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको डार्क मोड एक लेवल और ऊपर सेट करना होगा, यानी ऐप लेवल पे। तो ऐप में अभी तक कोई डार्क मोड है नहीं, पहले भी हम ट्राई कर चुके हैं। अब मैं इजीली वैसे दे सकता हूँ क्योंकि हमने ऊपर एक डिफ़ॉल्ट थीम कोड कुछ लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं इसको रैप कर दूँ पूरी चीज़ को, और यहाँ पे मैं इसकी क्लास में डार्क या ऐसा कुछ पास कर देता हूँ, क्योंकि अभी ऐप लेवल पे एक्चुअली कोई क्लास है ही नहीं। तो मैं ऐप, तो इसका क्लास नेम हम दे देंगे ऐप, और साथ में डार्क या लाइट मोड। तो अभी तक डार्क लाइट मोड है ही नहीं ऐप पे, तो मैं इनको डिफ़ाइन कर देता हूँ। वैसे आपको डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डार्क और लाइट मोड हैं ये हमने काफ़ी जगह डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो आप उनको भी कॉपी कर सकते हो। तो मैं जैसे होम CSS में जाता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ होम वाला, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका ऐप नाम रख देते हैं। तो अब ऐप में भी हमने दोनों क्लास बना ली, बट इससे ये सॉल्व होगा नहीं अभी, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं वो डार्क और लाइट को भी तो डायनेमिकली चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिक्स डार्क दे दिया, तो ये सॉल्व तो हो रहा है इस चीज़ से, बट इसको हम वेरिएबल की तरह देना चाहते हैं। तो आपको स्ट्रिंग को भी बदलना होगा।
इसको स्ट्रिंग लिटरल बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिटरल दिया, वेरिएबल के अंदर आता है ये। तो इस तरह से ऐप और थीम हो गई वेरिएबल। बट वेरिएबल थीम कैसे काम करेगी? तो अब ये अपने आप काम कर रहा है इस बार। तो ऐसे कैसे हुआ कि ये अपने आप काम कर रहा है? तो ऐसा इस बार इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट थीम वाला जो अभी कोड लिखा था ना, वो अपने आप सिस्टम से कोड ले रहा है, तो वो डार्क और उसको पिक कर पा रहा है। तो अभी भी स्टेट से ये चीज़ चेंज नहीं हो रही, पर उस कोड की वजह से ये अपने आप चल रहा है। तो नेक्स्ट इशू हम फिक्स करते हैं इस एप्लीकेशन में, वो है कि इस पर मैंने क्लिक किया तो एक एरर आया है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था ना कि अगर आप 2 बार उस पर सीधे आईडी दे दोगे तो ये एरर आ सकता है। तो अभी वही एरर आ रहा है। इस पर बार बार क्लिक करने पे वो आईडी अपेंड होती जा रही है। तो आप अगर /id देते वहाँ पे तो ये इशू नहीं आता। पर मैं इसको एक अलग ढंग से सॉल्व करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई डिटेल्ड नोट जो है उस पर ये सब चीज़ें चाहिए भी नहीं। जैसे अभी डिटेल्ड नोट में हमको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, उस पर एक लिंक दिखाई दे रहा है, तो हम लिंक नहीं चाहते। डिटेल्ड नोट में थोड़ा ना हमको लिंक चाहिए। तो अब हमारी वो इस डिटेल्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि props डॉट इज डिटेल्ड, और अगर इस डिटेल्ड है तो हमको नहीं चाहिए, तो हमको सिंपली एक डिव चाहिए। तो हम ये डिव पुट कर देते हैं, और अगर वो नहीं है तो हमको ये लिंक वगैरह सब कुछ चाहिए। तो ये वाला पार्ट कट करते हैं और कॉलन के आगे पुट कर देते हैं। तो ये कंडीशनल है। फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, तो इस तरह का कुछ कोड दिखाई दे रहा है। एक डिव आएगा सिंपल सा अगर वो डिटेल्ड कंपोनेंट हुआ, अदरवाइज लिंक के साथ सब कुछ आएगा। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग कई जगह हमको अभी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहोगे डिटेल्ड कंपोनेंट में। तो इसको देखो, अब क्लिक नहीं हो रहा है इस पर। ऐसे ये एडिट डिलीट के बटन हैं, ये भी तो हमको नहीं चाहिए। जैसे एडिट डिलीट वाले जो भी बटन हैं ये भी हमको नहीं चाहिए। तो इनको भी आप कंडीशनली रेंडर कर सकते हो और कह सकते हो कि अगर props डॉट इज डिटेल्ड है तो उस केस में हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप कह सकते हो नल भी एक ऑप्शन है, तो नल दे दो, और अदरवाइज ये पूरा डिव दे दो। तो ये भी गायब हो गया। तो काफ़ी कुछ सही दिख रहा है। अब एक जो चीज़ मिसिंग मेरे को लग रही है वो है होम बटन। मैं वापस होम पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो यहाँ डिटेल्ड नोट्स में जाते हैं और यहाँ पे एक होम बटन जैसा कुछ पुट करते हैं। तो डिटेल्ड नोट में नोट के जस्ट ऊपर जो भी नोट्स का है उसके ऊपर हम पुट कर सकते हैं, और एक लिंक भी देना पड़ेगा क्योंकि उस पर क्लिक करते ही आप वापस होम पेज पे जाना चाहते हो। तो लिंक में मैं 2 में / दे देता हूँ क्योंकि वो होम पेज का लिंक है। लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो आप इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे FA आइकन्स जो हैं फॉन्ट ऑसम के, वो आप इंपोर्ट कर लीजिए। हमारे पास रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी है ही, तो FA होम आ जाएगा। तो ये आया है कुछ, इसका कलर अभी अलग है, तो कलर आप थीम के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, तो वो भी आप पुट कर दीजिए। तो जैसे हमने कहीं पे ऑलरेडी पुट किया हुआ है ये पूरा स्टाइल का, तो एक कॉपी मैंने किया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब डार्क और लाइट मोड के हिसाब से वो अपने आप चलेगा। तो लिंक पे ही पुट कर सकते हो आप ये स्टाइल। तो यहाँ पे अभी डार्क मोड में वाइट आ गया है। और इसमें एक फ्लोट प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ लेफ़्ट करने के लिए, तो ये लेफ़्ट में चला जाए, ताकि अभी ये शायद इस पर काम नहीं किया। हाँ, तो रीलोड सेव करने के बाद ये इधर चला गया है। और इसमें एक मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा सा ये अलग दिखाई दे। मार्जिन टॉप से दे देता हूँ मैं, या मार्जिन बॉटम से देना चाहिए, जिसमें कि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर देखना चाह रहा हूँ, नोट से एकदम चिपका हुआ ना हो। तो 0.5 REM देते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो टॉप से भी आप दे सकते हो, टॉप से आप माइनस में दे दो, कई बार ये पोजिशनिंग की वजह से ऐसा होता है, तो उससे वो ऊपर चला जाएगा। तो अब होम सही दिखाई दे रहा है। साइड में किया तो थोड़ा सा लेफ़्ट में ज़रूर ऐसा चिपका हुआ दिख रहा है, तो मार्जिन लेफ़्ट दे दो, और लेफ़्ट से भी थोड़ा सा पॉजिटिव मार्जिन हम दे देते हैं, तो एकदम ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड दिखेगा। तो अब सही लग रहा है आइकन, और इसको चेक भी कर सकते हो कि ये काम कर रहा है या नहीं। क्लिक किया तो ये वापस जा रहा है। तो अब लिंकिंग भी हमारी प्रॉपर है, इन पे क्लिक करने पे कहीं नहीं जा रहे, वापस आ रहे हैं, सब कुछ सही लग रहा है। तो अब डार्क मोड में यहाँ पे हम ये कलर्स जो देख रहे हैं इनको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं कलर कॉम्बोज नाम की एक साइट पे जा रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो जो कि अच्छे दिखते हैं वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में।
तो उन कलर्स में से मैंने कुछ ऐसे डार्क और लाइट कलर शेड चूज़ किए हैं जो इनको रिप्लेस कर सकते हैं और थोड़ा प्रोफेशनल लग सकता है हमारा एप्लीकेशन। तो मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, मैंने पहले ही उनके कलर कोड्स कॉपी कर लिए हैं, तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। दोनों ये कलर काफ़ी अच्छे लगे, लाइट और डार्क शेड। तो आप इस तरह से देखिए, डार्क मोड में ऐसे कलर हैं जिन पे वाइट अच्छे से दिख रहा है और लाइट मोड में लाइट से कलर हैं। और मैंने ग्रीन ले लिया है लो प्रायोरिटी को, और मीडियम को मैंने येलो लिया है और उसको मैंने लाइट रेड ले लिया है। तो अभी काफ़ी कूल कलर्स दिख रहे हैं और डार्क मोड में भी ये काफ़ी सही से हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखो नीचे वही प्रॉब्लम वापस आ गई, नोट्स जैसे ही बढ़ रहे हैं तो वर्टिकल हाइट, मैंने कहा था ना कि वो परफेक्ट सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं हो, तो हमको यहाँ पे मिनिमम हाइट देना चाहिए था कि भाई मिनिमम हाइट ना हो, ताकि मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो अब ये डार्क मोड इसमें भी चलेगा। तो अब एक नोट बनाते हैं जो काफ़ी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का है, ताकि हम टेस्ट कर सकें सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं। तो मैंने बहुत ही एक लॉन्ग लेंथ का एक नोट बनाया है, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि 100 VH सॉल्यूशन नहीं था, तो आपको मिनिमम हाइट देनी थी 100 VH। तो यहाँ पे भी वही दीजिए डिटेल्ड में। तो अब मिनिमम में वो दिखेगा 100 VH, तो दिखेगा ही दिखेगा फुल पेज अगर छोटा हुआ नोट, अदरवाइज वो कितनी भी लेंथ तक जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिरोकू पे डिप्लॉय कर देंगे अपनी एप्लीकेशन, जो कि एक फाइनल स्टेप होगा किसी भी मर्न स्टैक को डिप्लॉय करने का। और Node.js की कुछ API भी बनाएंगे ताकि एक मर्न स्टैक लगे। इसके अलावा MongoDB, Atlas वगैरह देखेंगे जिससे हम MongoDB को भी डिप्लॉय कर सकें। तो अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस सीरीज़ की रिपोजिटरी आप GitHub से डाउनलोड कर सकते हैं, रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट नाम से अवेलेबल है। ध्यान ये दीजिएगा कि हर वीडियो के हिसाब से हमने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो चेकआउट आप कर सकते हो। तो गिट चेकआउट, आगे हमने एक कमिट ID नंबर दिया है, वो नंबर अगर आप गिट से चेकआउट करोगे तो वो पर्टिकुलर वीडियो का कोड आपको मिल जाएगा।